सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 का अध्ययन हम कर रहे थे। यूनिट नंबर 6 में हमने कल की क्लास में पीरियडाइजेशन या फिर अवधिकालीनता के बारे में बात की थी। अवधिकालीनता जिसको हमने कल की क्लास में समझा था कि यह अवधारणा सबसे पहले मैटवियेव एक रूसी खेल वैज्ञानिक एलपी मैटवियेव के द्वारा 1956 में बताया गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टॉप फॉर्म के बारे में सबसे पहले एलपी मैटवियेव के द्वारा बताया गया था। अवधिकालीनता जो खेलों में एक बहुत ही विशेष अवधारणा है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि को छोटे छोटे कालखंड में बांटते हैं, जिससे हम खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है, खिलाड़ी का जो विकास है, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, उसको अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकें और कब उस खिलाड़ी को टॉप फॉर्म हासिल करनी है इस बात के ऊपर हम ध्यान रख सकें। ये तमाम बातें हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पीरियडाइजेशन या फिर अवधिकालीनता को थोड़ा और आगे पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने बात की थी कि इसको छोटे छोटे कालखंड में बांटा जाता है। उन्हीं कालखंड के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं। सभी साथियों का स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, राधे राधे। चलिए भाई, सभी साथी जो जुड़ जाइए, उसके बाद फटाफट हम क्लास को शुरू करते हैं, अध्ययन करना शुरू करते हैं भाई। चलिए, पहली बात हम यहां पर आज की क्लास में जो पढ़ना शुरू करेंगे, हम इस टेबल को पढ़ेंगे भाई। हालांकि इसको विस्तार में भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप एक ग्राफ को देख रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर आप फेज 1 लिखा हुआ देख रहे हैं, फेज 2 लिखा हुआ देख रहे हैं और फेज 3 लिखा हुआ आप देख रहे हैं। इसको आप, ये जो फेज है, इसको प्रिपरेटरी या फिर तैयारी काल कहेंगे। इसको तैयारी का काल कहेंगे। इसको कंपटीशन, प्रतियोगिता का काल कहेंगे। इसको प्रतियोगिता का काल कहेंगे। और यहां पर ट्रांजिशनल, इसको संक्रमण काल कहा जाता है। इसको संक्रमण काल कहा जाता है। तीन तरह के काल, तीन तरह के पीरियड हमारे पास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पाए जाते हैं जब हम अवधिकालीनता नाम की अवधारणा को उपयोग करते हैं। क्या क्या यहाँ पर खास बातें हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब एक चीज यहाँ पर और देखना, यहाँ पर आप पीरियड देख रहे हैं जिसको पीरियडाइजेशन कहा जाता है। जब पीरियडाइजेशन की बात होगी तो आपके पास तैयारी काल, प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल या प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशनल फेज नाम होंगे। इसके साथ यहाँ पर साइकिल्स भी लिखे हुए हैं। साइकिल का मतलब है चक्रीयता। तो कल की क्लास में हमने बात की थी, चक्रीयता एक अलग सिद्धांत है और पीरियडाइजेशन एक अलग सिद्धांत है, यानी कि अवधिकालीनता और चक्रीयता दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो हम यहां पर किसी एक पीरियड के अंदर कुछ चक्र का निर्माण कर रहे हैं। मेसोसाइकिल जिसको ऑपरेटिव प्लान भी कहा जाता है, उसका निर्माण 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर 5 6 और ये अलग अलग चक्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। कल की क्लास में बात हुई थी कि हर पीरियड के अंदर एक पीरियडाइजेशन का हम ये प्रयास करते हैं, हम ये प्रयत्न करते हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि इस पीरियडाइजेशन में, इस पीरियड में हमारा खिलाड़ी जो टॉप फॉर्म में पहुंचेगा, लेकिन हर चक्र में वो टॉप फॉर्म में पहुंचे ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव भी नहीं है और ऐसा उसका लक्ष्य भी नहीं है। हर एक चक्र का जो है अलग अलग काम हो सकता है। यहाँ पर आप चक्र देखिए, कितने चक्र हैं, 7 चक्र हैं। तो इसका काम टॉप फॉर्म नहीं है, इसका काम टॉप फॉर्म नहीं है, इसका काम टॉप फॉर्म नहीं है, इसका काम टॉप फॉर्म नहीं है। हाँ, इन दोनों का कार्य जो है वो टॉप फॉर्म हासिल करना है और इसका काम रिलैक्स करना हो सकता है, रिकवरी करना हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि साइकिल अलग चीज है और पीरियड अलग चीज है। पीरियडाइजेशन एक अलग अवधारणा है और साइक्लिसिटी एक अलग अवधारणा है। पीरियड जो है या फिर तैयारी काल, प्रतियोगिता काल और संक्रमण काल, इनको, इनके अंदर आप चक्र को रखेंगे, विभिन्न चक्र को आप इसके अंदर रखेंगे। एक बात थोड़ी सी आपने यहां पर ध्यान रखनी है, जब हम विशेष रूप से चक्र का अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये तमाम चीजें वहां पर और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये जो एक रेखा देख रहे हैं, ये रेखा बता रहा है कि आप कितना व्यायाम, कितना अभ्यास जो है खिलाड़ी को करवा रहे हैं और टॉप फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म कैसी है। धीरे धीरे यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर हमारी टॉप फॉर्म होगी और यहाँ से फॉर्म के अंदर फिर गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी हमें। पेज यहाँ पर बेस क्रिएशन होगा, आधार निर्माण का काम होगा। यहाँ पर टॉप फॉर्म को अचीव किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा और यहाँ पर टॉप फॉर्म को एक बार त्यागा जाएगा अस्थायी रूप से। तो ये सब चीजें हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं भाई इस क्लास के अंदर। तो चलिए भाई, यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास 3 फेज हैं। ये हमारे पास ये 3 फेज हैं। आपकी जो बुक है, आपके पास जो बुक है, उस बुक के अंदर ये हूबहू ऐसे ही बनी हुई है चीजें। तो वहां पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है भाई। अवधिकालीनता एलपी मैटवियेव 1950 के आसपास ये सिद्धांत बना, 1956 में ये सिद्धांत बना। 3 हमारे पास काल हैं, तैयारी काल, प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल। एक बात तो आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहां से कैसा आएगा, एक काल निम्न में से पीरियडाइजेशन का भाग नहीं है।
तो ध्यान रखना है ये 3 भाग रहेंगे, एक कोई बनावटी नाम आपको दिया जाएगा, वो इसका भाग नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, तैयारी काल का क्या उद्देश्य है, प्रतियोगिता काल का क्या उद्देश्य है, संक्रमण काल का क्या उद्देश्य है, तीनों के उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर क्या काम करवाए जाते हैं, यहां पर क्या काम करवाए जाते हैं और यहां पर क्या काम करवाए जाते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस को आपने ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम तैयारी काल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तैयारी काल के बारे में, प्रिपरेटरी फेज के बारे में बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें महत्व रखती हैं या फिर क्या महत्वपूर्ण यहां पर है। नाम से आपको पता लग रहा है तैयारी काल, नाम से आपको पता लग रहा है तैयारी काल, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज के अंदर क्या महत्वपूर्ण यहां पर बात है भाई, प्रिपरेटरी फेज, आधार निर्माण, कंडीशनिंग फेज। ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर जरूरी बात क्या है, महत्व की बात क्या है कि यहां पर आधार का निर्माण किया जाएगा, यहां पर कंडीशनिंग फेज इसको कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है फुटबॉल के लिए, वो फुटबॉल के टूर्नामेंट के लिए आप किसी एक टीम को तैयार करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास विद्यार्थी आए हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूं भाई। जैसे मान लीजिए कि आप खिलाड़ी आपके पास यहां पर आना शुरू हुए हैं, ये पूरा प्रोसेस है। ये भाग जो रहेगा, एक बड़ा बड़ा भाग जो रहेगा किसका रहेगा, तैयारी काल का रहेगा। ये भाग किसका रहेगा, तैयारी काल का रहेगा। और ये भाग जो है वो प्रतियोगिता का रहेगा। और ये भाग संक्रमण का रहेगा। अब इस पूरे समय के अंदर क्या क्या काम आपको करने होंगे। हम जानते हैं कि हमें प्रतियोगिता लगभग यहां पर प्रतियोगिता हमारी होगी, ये जो समय है यहां पर हमारी क्या होगी, प्रतियोगिता होगी। इस समय हमें टॉप फॉर्म को गेन करना है। टॉप फॉर्म को गेन करने के पीछे हमें काम क्या करने पड़ेंगे, पहले ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि टॉप फॉर्म ऐसा तो है नहीं कि हम चाहें और हम गेन कर ले। उसके लिए आपको कुछ मेथड्स का उपयोग करना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसी के माध्यम से हम टॉप फॉर्म को क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। अब फुटबॉल खेलने के लिए, आप फुटबॉल की टीम को तैयार करना चाहते हैं, तो फुटबॉल खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों के अंदर कुछ एंड्योरेंस डेवलप करना पड़ेगा, आपके बच्चों के अंदर सहनशीलता, आपको बच्चों के अंदर कुछ स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, शक्ति। उसके बाद बच्चों के अंदर कुछ स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी, बच्चों में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के साथ साथ आप बच्चों को पासिंग सिखाएंगे, शूटिंग करना सिखाएंगे, गेम की विभिन्न जो परिस्थितियां उनके अंदर कैसे कैसे खेलना है वो चीजें सिखाएंगे। तो खूब सारी चीज आप यहाँ पर सिखाएंगे। उसके बाद जब कंपटीशन आएगा तो यहाँ पर हम कुछ कंपटीशन खेलना शुरू करेंगे कि एक टूर्नामेंट हम यहाँ पर टूर्नामेंट खेलेंगे, फिर यहाँ पर टूर्नामेंट खेलेंगे, और फिर हम जब मेन टूर्नामेंट में जाएंगे ना, तो हम एकदम तैयारी के साथ जाएंगे और हम हमारा टॉप फॉर्म या फिर उच्च सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो यहाँ पर करेंगे। और ये प्रदर्शन करने के बाद हम पुनः बच्चों को क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे या फिर थोड़ा आराम से उनको अभ्यास करवाना शुरू कर देंगे। तो ये जो बड़ा बड़ा समय है ना, वो हम किसके अंदर गुजारेंगे, तैयारी काल के अंदर ये समय गुजारेंगे। तैयारी काल का मतलब यह कि आधार का निर्माण करना। आधार किस चीज का, कि हमें फुटबॉल सिखाना है बच्चों को, फुटबॉल सिखाने के लिए कुछ आधार चाहिए होगा ना। आप 10वीं क्लास के अंदर बच्चों को कुछ जटिल गणित के सवाल सिखाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं, फिर अन्य तमाम चीजें सिखाते हैं। उनके लिए बच्चों को तैयारी कब से करते हैं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में तैयारी होती है उसकी, उसके बाद जाकर आप कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट उसको सिखाना शुरू करते हैं। ठीक ऐसे फुटबॉल के अंदर है, ऐसे ही अन्य गेम के अंदर है कि आप जब चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो परफॉर्म करने के लिए खिलाड़ी के पास हर चीज होना अनिवार्य है, तमाम स्किल होना उसके पास अनिवार्य है। और उसके अलावा उसके पास उस खेल को खेलने के लिए जो गामक क्षमताएं चाहिए, जो मोटर एबिलिटीज चाहिए, वो होना उसके पास जरूरी है। तो मोटर एबिलिटीज और तकनीक को यहां पर बनाया जाएगा प्रिपरेटरी फेज के अंदर। एक बात आपको ध्यान रखनी, आधार निर्माण करना, नींव तैयार करना खिलाड़ी की, जिसके ऊपर ये प्रतियोगिता काल जो है, ये इमारत वहां पर खड़ी होगी।
ये बात आपने ध्यान रखनी है। आधार निर्माण या फिर कंडीशनिंग फेस ये होगा, आधार निर्माण यहां पर किया जाएगा, बच्चे को तैयार यहां पर अच्छे प्रदर्शन के लिए किया जाएगा। अगली बात, बर्गर और मीनो दो व्यक्ति हैं, इनकी पुस्तक आई 1987 में, के अनुसार कुल अवधि का 2/3 या फिर 3/4, 2/3 यानी कि 66%, और अगर मान लीजिए कि 3/4 करें तो 4-4 भाग में अगर देखें तो उसमें तीसरा भाग 75%, तो लगभग 65 से 75% के आसपास का भाग कि आपकी पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, यहां से लेकर यहां तक पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस है, पूरा का पूरा पीरियडाइजेशन है, इसमें अंदाजन 66% से लेकर 2/3 इज इक्वल टू 66% होगा, और अगर 3/4 की बात करें तो ये 75% होगा। तो हम एक एवरेज के रूप में कह सकते हैं कि 65 से 75% का जो समय है वो केवल कहां पर जाएगा, तैयारी काल में जाएगा, आधार निर्माण करने में, तकनीक को सुधारने में, जहां पर हम खिलाड़ी को जनरल एक्सरसाइज करवा रहे हैं उन समय ये समय जो है वो हम व्यतीत करेंगे। तो आधार निर्माण, ये जो नाम पड़ा है ना, ये यूं ही नहीं पड़ा है, इसके पीछे ये कारण से पड़ा है कि यहां पर हम बहुत महत्वपूर्ण समय यहां पर लगाएंगे, बड़ा बड़ा समय यहां पर लगाएंगे, और आधार का निर्माण करने का प्रयास हम यहां पर कर रहे हैं। इतनी बात एक बार यहां पर ध्यान रखनी है। तैयारी काल को हम और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि भाई 75% समय यहां पर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है केवल इतना तो नहीं होगा, इसको भी आगे कुछ और कालखंड में बांटा जाता है। पहले एक बार इसको इतना याद कर लो। उसके बाद हमने तैयारी की, खिलाड़ी को तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद हम इसको प्रतियोगिता काल में ले आए। इसको कहां पर ले आए, प्रतियोगिता काल में ले आए। प्रतियोगिता काल में अभी एक बार के लिए मैं दोबारा इसके ऊपर एक बार छोड़ के जाऊंगा, फिर दोबारा लोड कराऊंगा। प्रतियोगिता काल का मुख्य उद्देश्य रहेगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, टॉप फॉर्म को हासिल करना, या फिर टॉप फॉर्म को हासिल करना, शिखर प्रदर्शन, टॉप फॉर्म की प्राप्ति और उसे लंबे समय तक कायम रखने का प्रयास करना। अब इसी चीज से क्वेश्चन बन जाता है, इसी चीज से क्वेश्चन बना भी। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बना कि सत्य असत्य कथन के बारे में, या फिर एजर्शन और रीजनिंग के बारे में, कथन और कारण के बारे में क्वेश्चन बना कि प्रतियोगिता काल का मुख्य उद्देश्य है टॉप फॉर्म को हासिल करना है। दूसरे में रीजन उसने बता दिया कि एक बार टॉप फॉर्म हासिल करने के बाद उसे लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है। दूसरी बात गलत है भाई, प्रयास हम करेंगे कि उसको लंबे समय तक कायम रख लें, लेकिन लंबे समय तक कायम रखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए तो हम एग्जैक्टली टॉप फॉर्म आने के बाद जैसे ही आपने प्रदर्शन किया, संक्रमण काल में जाएंगे, हम ड्रॉप डाउन करेंगे। क्यों? अगर ज्यादा समय तक प्रतियोगिता काल में खिलाड़ी को रख दिया तो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसके अंदर अगर खिलाड़ी को ज्यादा समय तक रखेंगे तो खिलाड़ी की इंजरी होना स्वाभाविक है, ओवर ट्रेनिंग के अंदर खिलाड़ी का जाना स्वाभाविक है। इसलिए ये जो समय है, प्रयास तो हम करेंगे कि लंबे समय तक उसको कायम रखा जाए। अब ये लंबा समय कितना है? साल भर नहीं है, 2 साल नहीं है, 6 महीने नहीं है, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, बस इतने सप्ताह, इतने समय के लिए हम यहां पर इसको टॉप फॉर्म को गेन करने का प्रयास करेंगे, इसको बनाए रखने का काम करेंगे। और वो भी अगर खुशकिस्मती हमारी है, खिलाड़ी इतना झेल जाए तो वो रख पाएगा, वरना टॉप फॉर्म लंबे समय तक कायम करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, दर जो कार्य की क्वालिटी रहेगी ना वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी, और उसका दबाव खिलाड़ी के ऊपर लगातार पड़ेगा, लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए हम खिलाड़ी को फटाफट क्या करेंगे, रिलीव करेंगे, यहां पर संक्रमण काल की तरफ उसको बढ़ाएंगे ताकि वो कुछ रिकवरी कर पाए। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा, शिखर प्रदर्शन, टॉप फॉर्म की प्राप्ति और उसे लंबे समय तक कायम रखने का प्रयास किया जाएगा। बाकी चीजें जो 2 पॉइंट मैं यहां पर छोड़ के जा रहा हूं वो हम इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर दोबारा आएंगे। उसके बाद संक्रमण काल, यहां पर फॉर्म में अस्थायी गिरावट लेकर आएंगे हम ये गिरावट जो लेकर आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये नया पॉइंट मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, नोट्स में आपके नहीं है। फॉर्म में अस्थायी गिरावट, यहां पर हम अगर ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ इस तरह से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। यहां पर टॉप फॉर्म आई, जैसे ही टॉप फॉर्म आई ना, हम इसको गिरावट की तरफ लेके आएंगे। क्यों गिरावट की तरफ लेके आएंगे? हम जानते हैं कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के ऊपर काम कर रहा है, उसको लगातार इस यहां से हमने मेंटेन कर लिया ना तो इंजर्ड हो सकता है। इसलिए यहां पर टॉप फॉर्म की गिरावट आएगी। गिरावट कैसे आएगी? हम ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को कम कर देंगे, ट्रेनिंग की वॉल्यूम को कम कर देंगे, हम जो विशिष्ट व्यायाम है उनको कम कर देंगे। तो ये कार्य करने के बाद क्या होगा? फॉर्म के अंदर अपने आप गिरावट आ जाएगी, क्योंकि हम उसको अंडर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। यहां पर हम उसको ट्रेनिंग कम करवाएंगे तो अपने आप फॉर्म के अंदर गिरावट आ जाएगी। और ये फॉर्म के अंदर गिरावट आने का, फॉर्म में गिरावट आ रही है लेकिन साथ में क्या चल रहा है भाई? रिकवरी पीरियड चल रहा है उसका। और इस
ये जो काल है ना, इस काल का उद्देश्य ही क्या है कि खिलाड़ी रिकवर कर जाए। यहां पर उसने जो मेहनत की है, यहां पर जो उसने अपने शरीर को थकाया है, शरीर के ऊपर जो उसने दबाव डाला है, स्ट्रेस डाला है, उससे वो अपने आप को क्या कर ले, रिकवर कर ले। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि फॉर्म में अस्थायी गिरावट आएगी, 4 से 6 सप्ताह का समय लगेगा। सामान्य व्यायाम ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अभी तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होनी चाहिए कि 3 हमारे पास काल है। अवधिकालीनता के अंदर 3 हमारे पास काल रहेंगे। एक काल तैयारी काल रहेगा, दूसरा काल प्रतियोगिता काल, तीसरा संक्रमण काल ट्रांजिशनल पीरियड रहेगा। इस काल के अंदर हम आधार का निर्माण कर रहे हैं। मध्य जो प्रतियोगिता काल है, इसके अंदर हम टॉप फॉर्म को गेन करने का प्रयास करें, और जैसे टॉप फॉर्म गेन होगी हम प्रदर्शन कर लेंगे। प्रदर्शन करने के बाद पुनः जो है वो गिरावट की तरफ जाएंगे, खिलाड़ी को रिकवरी की तरफ लेकर जाएंगे। एक प्रश्न आपका यहां से तैयार होता है। एक प्रश्न, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो गया है। फटाफट बता दीजिए कमेंट में भाई, क्या आपको इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 3 हमारे पास काल है, इन तीनों कालों के अंदर अलग अलग उद्देश्य हमारे रहेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानने की जानकारी है। और सबसे बड़ा काल जो है वो तैयारी काल रहेगा। सबसे बड़ा काल जो है वो तैयारी काल रहेगा। आगे बढ़ता हूं भाई, यहां पर आप पुनः देख रहे हैं तैयारी काल, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज या फिर तैयारी काल को, क्योंकि सबसे बड़ा भाग है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम अभी पढ़ के आए हैं कि भाई इसको 2/3 या 3/4 कुल जो समय है हमारा, उतने के अंदर इसको रखा जाएगा। 2/3 या फिर 3/4 के अंदर इसको रखा जाएगा। लगभग 65 से 75% का समय यहां पर जाएगा। और इतना बड़ा अगर समय जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक ही काल में तो नहीं जाएगा। इसको भी हम कुछ कुछ कालखंड में बांट देंगे। हम इसको भी कुछ कालखंड में बांट देंगे। जैसे कि अब यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए इसको देखना, हमने क्या किया है। अवधिकालीनता, अवधिकालीनता को हमने 3 भाग में बांटा। अवधिकालीनता को हमने 3 भाग में बांटा। पहला तैयारी, दूसरा प्रतियोगिता, और तीसरा संक्रमण। तीसरा संक्रमण। और इसमें भी हमने क्या किया, और इसमें भी हमने क्या किया, इसको पुनः 3 भाग में बांट दिया। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3। उसके बाद प्रतियोगिता, उसके बाद संक्रमण। और तीनों का उद्देश्य क्या क्या रहेगा, ये भी साथ में देख लो भाई। यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, आधार निर्माण, और प्रतियोगिता का काम क्या है, शीर्ष फॉर्म या टॉप फॉर्म को हासिल करना और उसको बनाए रखना। संक्रमण का काम क्या है, रिकवरी या फिर क्षतिपूर्ति। रिकवरी या फिर क्षतिपूर्ति, ये इसका प्रमुख काम रहेगा। अब हम अगर इसका कोई एक छोटा ग्राफ बनाएं तो हम देखेंगे कि हम यहां से तैयारी करना शुरू करते हैं। हम यहां से तैयारी करना शुरू करते हैं, धीरे 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 हम यहां पर गेन करते हैं, और यहां पर जैसे प्रदर्शन करें हम टॉप फॉर्म में पुनः क्या करते हैं, गिरावट करते हैं। इस तरह से हमारा काम यहां पर चलेगा। तो ये जो तैयारी चल रही है ना, अब यहां पर हमने बिल्कुल एकदम खिलाड़ी को 0 से शुरू किया, और यहां पर हम खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता काल में जो भी भार दिया जाएगा उसको झेलने के योग्य यहां तक आते आते बना देते हैं। उसको यहां आते आते हम क्या करते हैं, बना देते हैं। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि यहां भी हम जो कालखंड बांट रहे हैं तो इसमें 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 तीनों में आपस में कुछ कुछ बदलाव जो है वो रहेंगे। कुछ कुछ बदलाव रहेंगे, और आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहीं से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको थोड़ा आपने ध्यान से समझना है भाई। चलिए मैं पुनः यहां पर आता हूं, बात करते हैं यहां पर प्रथम अवस्था, पहले फेज की बात करते हैं। यहां पर आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्यादा रखेंगे और इंटेंसिटी कम रखेंगे। वॉल्यूम ज्यादा का मतलब यहां पर हम खिलाड़ी को ट्रेनिंग लोड वो झेल पाए, ट्रेनिंग लोड झेल पाए, या फिर ट्रेनिंग लोड पहले पहले तीव्रता हम उससे पहले हम उससे क्वालिटी नहीं मांगेंगे, पहले क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, पहले ज्यादा कार्य करवाएंगे ताकि खिलाड़ी थोड़ा मजबूत हो जाए, थोड़ा एंड्योरेंस खिलाड़ी में आ जाए।
वो झेलने की क्षमता खिलाड़ी के अंदर आ जाए। तो पहले हम आयतन बढ़ाएंगे और तीव्रता को यहां पर क्या रखेंगे, कम रखेंगे। सिद्धांत को याद कीजिए। अब जो हमने भार के सिद्धांत को पढ़ा था कि हमने जब आयतन बढ़ाया तो तीव्रता को हमने क्या कर दी, दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। सिद्धांत को याद कीजिए कि हम यहां पर ट्रेनिंग के सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, मुख्य रूप से सामान्य व्यायाम करवाएंगे। सामान्य व्यायाम का मतलब है जनरल फिटनेस की एक्सरसाइज इसको करवाएंगे, जिसके अंदर इससे एंड्योरेंस अच्छा हो जाए, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए, स्पीड अच्छी हो जाए। सामान्य सामान्य व्यायाम हम यहाँ पर करवा रहे हैं। सामान्य गामक योग्यता का विकास हम कर रहे हैं, सामान्य व्यायाम करवाएंगे और सामान्य गामक योग्यताओं का विकास कर रहे हैं। तकनीक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और पहले ही काल में हम कोई तकनीक उसको नहीं सिखाएंगे। तो क्यों नहीं सिखाएंगे तकनीक? क्योंकि तकनीक को सीखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा। और खिलाड़ी कोई नया हमारे पास आया है तो उसके पास उतना एंड्योरेंस, उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बार बार रिपीट कर सके, क्योंकि बहुत जल्दी थक जाएगा। तो पहले हम आधार का निर्माण करेंगे, पहले हम उतना भर उस व्यक्ति को तैयार करेंगे कि वो तकनीक का अभ्यास करना सीख जाए। ये अभ्यास जब करे तो थके नहीं, या उसके पैर थके नहीं। तो हम पहले तकनीक के लिए इसको तैयार कर रहे हैं यहाँ पहली अवस्था के अंदर, तो कि तकनीक सीखने की योग्य हो जाए। कि हम जैसे मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को पास करना सिखाना है और मैं जानता हूं कि वो अगर एक सेशन के अंदर 70, 100, 200 पास करेगा तब जाके उसके अंदर परफेक्ट होगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर। तो मैं पहले ही दिन उसको पास करना सिखाऊं तो वो 10 पास करने के बाद थक जाएगा कि मुझे पानी पीने जाना है, पैर दर्द हो रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले हमें आधार को निर्माण करना पड़ेगा, फिर हम तकनीक को सिखाना शुरू करेंगे। दूसरी अवस्था के अंदर यहां पर आयतन व भार, लोड यहां पर थोड़ा बढ़ाया जाएगा। ये जो आयतन है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा, थोड़ा और अधिक इसको कार्य करवाया जाना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जितना लोड दिया जा रहा है, जितना कार्य उसे करवाया जा रहा है, जितने आयतन पे कार्य करवाया जा रहा है, जितने वॉल्यूम से कार्य करवाया जा रहा है, उतना अडेप्टेशन कर लेगा, उतना वो सीख लेगा। अब यहां पर थोड़ा सा कार्य और यहां पर हम जोड़ेंगे। प्रदर्शन संबंधित घटकों का विकास किया जाएगा। अब प्रदर्शन से संबंधित जो घटक है ना, उनका विकास, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का विकास, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का विकास करना, इन चीजों का विकास करना धीरे धीरे शुरू कर दें। क्योंकि ये सामान्य चीजों का विकास हो गया है, उसके बाद ही हम विशिष्ट जो घटक हैं उनका विकास करना शुरू कर। जैसे बैलेंस के बारे में हम इसको बताना शुरू कर देंगे, बैलेंस का अभ्यास करवाना शुरू कर देंगे, कोऑर्डिनेशन का अभ्यास करवाना शुरू कर देंगे। तो वो अभ्यास जो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अभ्यास करवाना शुरू कर देंगे। सामान्य और विशिष्ट व्यायाम करवाए जाएंगे। अब यहां पर पहले तो हम केवल फिटनेस के लिए व्यायाम करा रहे थे, अब हम इसको ये घटकों के अंदर उसको सहयोग करें, उसको पासिंग के अंदर सहयोग करें, वो विशिष्ट व्यायाम भी करवाने हम इसको शुरू कर दें। जो फुटबॉल का एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर हम उसको केवल एक एथलीट के रूप में तैयार कर रहे थे, यहां पर हम फुटबॉलर के रूप में उसको तैयार करना शुरू कर देंगे। फुटबॉल में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो हम उसको बताना, वो हम इसको अभ्यास करवाना शुरू कर दे रहे हैं। तकनीक प्रशिक्षण सिर्फ तकनीक सीखने तक दिया जाएगा। यहां पर तकनीक सिखाना उसको शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन केवल सीखना है, उसको ट्राई नहीं करके देखना है। तकनीक के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, केवल बार बार रिपीट करके आपने इसको देखना है। युक्ति प्रशिक्षण यहां पर नहीं दिया जाएगा। यहां पर युक्ति या फिर टेक्टिकल नॉलेज जो है ना वो नहीं दिया जाएगा। टेक्टिकल नॉलेज कि आपको इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास तकनीक अभी कच्ची है। जब तक आपके पास तकनीक जो है वो मजबूत नहीं है तब तक आप युक्तियों का उपयोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप युक्तियों को छुपा के रखेंगे और तकनीक के ऊपर इसको काम करवाएंगे। जब तकनीक इसकी अच्छी हो जाएगी तब हम युक्तियां बताएंगे कि इस तकनीक को इस समय ऐसे यूज कर सकता है, इस समय ऐसे यूज कर सकता है। अगली जब परिस्थिति में जाएगी तो हम इसके आयतन गिराएंगे, वॉल्यूम गिराएंगे और तीव्रता को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगला जो फेज है ना उसके अंदर प्रतियोगिता काल में जा रहे हैं। तो अब प्रतियोगिता काल की तैयारी के रूप में हम तीव्रता को बढ़ा दे रहे हैं कि अब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं कि तू जब यहां से निकल के प्रतियोगिता काल में जाएगा तो वहां पर तेरे को उच्च तीव्रता की आवश्यकता होगी, तो उस लोड को तू सहन कर सके, उस तीव्रता को तू सहन कर सके, इसलिए यहां पर तीव्रता को बढ़ाया जाएगा और आयतन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। यानी कि मात्रा को कम कर दिया जाएगा और दर को बढ़ा दिया जाएगा, गुणवत्ता को यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। युक्ति प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां पर खिलाड़ी जो है ना वो तकनीक के अंदर माहिर होना शुरू कर देगा। तो जैसे तकनीक सीखेगा, यहां पर तकनीक सीख रहा था, यहां पर तकनीक सीख जाएगा, तकनीक अच्छी हो जाएगी, तब इसको युक्ति प्रशिक्षण देना शुरू कर देंगे। टैक्टिक्स के बारे में बताना यहां पर शुरू कर देंगे। प्रतियोगिता की तैयारी विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायाम द्वारा करवाई जाएगी। यहां पर हम सामान्य और स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवा रहे थे, यहां पर प्रतियोगिता से संबंधित हम एक्सरसाइज उसको करवाएंगे। थोड़ा और विशिष्ट हम उसको कार्य करवाएंगे, थोड़ी और विशिष्ट हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे। उच्च प्रदर्शन हेतु मुख्य घटकों पर काम किया जाएगा और हाई परफॉर्मेंस के लिए अब जो हमारे मेन घटक है ना केवल उनके ऊपर काम किया जाएगा। जनरल एक्सरसाइज करवाई जाएगी लेकिन वो कम कर दी जाएगी। स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक घटक जो है, जो कौशल संबंधित घटक है,
उनके ऊपर अधिक यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ये बात आपने यहाँ पर समझनी है कि कैसे यहाँ पर क्रमिक रूप से विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिद्धांत आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमने जो कार्य करवाया उससे थोड़ा सा अतिरिक्त काम यहाँ पर करवाया, थोड़ा अतिरिक्त काम यहाँ पर करवाया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ती जा रही हैं। और यहां पर तृतीय अवस्था के अंदर, क्योंकि इस अवस्था के बाद तैयारी काल खत्म होगा और प्रतियोगिता काल यहां पर शुरू होगा। क्योंकि प्रतियोगिता काल शुरू होगा तो प्रतियोगिता काल के जैसे रंग डंग होंगे ना, उनको यहां पर साथ में जोड़ दिया जाता है, उनकी तैयारी यहां पर करना शुरू कर दी जाती है। समझ में आई भाई ये बात? उसके बाद अगली बात, ये जो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब प्रतियोगिता को पढ़ लेंगे। अब हम ये हमने क्या किया, प्रिपरेटरी फेज को यहां पर कंप्लीट किए। अब मैं पुनः आऊंगा कहां पर, प्रिपरेटरी फेज के बाद यहां पर प्रतियोगिता काल के अंदर आऊंगा। यानी कि 1 2 3 3 को बाद फिर हम प्रतियोगिता काल में आ रहे हैं। मानसिक प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा, यानी कि हमने तकनीक प्रशिक्षण दूसरे काल में शुरू कर दिया, तीसरे काल में युक्ति प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, और प्रतियोगिता काल में आए तो हमने मानसिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। तो इसका क्रम भी ध्यान रखना भाई, इसका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इस काल की बात करें, यहां पर आप तकनीक सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले तकनीक, उसके बाद यहां पर युक्तियां सिखा रहे हैं, और यहां पर आप क्या सिखा रहे हैं, मानसिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेंटल ट्रेनिंग यहां पर करवा रहे हैं, और यहां पर आप गामक योग्यताओं का विकास कर रहे हैं। तो ये क्रम आपने ध्यान रखना है। इसी क्रम के अंदर आप हमेशा क्या करते हैं, खिलाड़ी का विकास करते हैं। सबसे पहले गामक योग्यता विकास होती है, उसके बाद तकनीक, उसके बाद युक्तियां सीखता है खिलाड़ी, और उसके बाद मानसिक प्रशिक्षण उसको दिया जाता है। और ये कार्य होने के बाद वो क्या करता है, टॉप फॉर्म हासिल करता है, और इसके बाद वो क्या करेगा, टॉप फॉर्म को गेन करेगा, और इसके बाद ही वो क्या करेगा, टॉप फॉर्म को गेन करेगा। इसके बाद ही वो क्या करेगा, टॉप फॉर्म को गेन करेगा। बड़ी जरूरी बात है, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ लिया भाई, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ लिया। ये क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ध्यान रखना है। टॉप फॉर्म को गेन करने का ये एक तरीका है, पहले गामक योग्यताएं, फिर तकनीक, फिर युक्तियां, फिर मानसिक प्रशिक्षण, और उसके बाद व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो टॉप फॉर्म को गेन करता है, परफॉर्म करता है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पाता है। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए भाई, पहले स्लाइड की तरफ दोबारा चलता हूं, क्या लिखा हुआ है यहां पर, अन्य चीजों को देखते हैं। मानसिक प्रशिक्षण यहां पर दिया जाना शुरू होगा। शिखर प्रदर्शन, टॉप फॉर्म की प्राप्ति और उसे लंबे समय तक कायम रखने का प्रयास करना है, रखा नहीं जाएगा। टॉप फॉर्म बहुत लंबी अवस्था तक मेंटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रयास तो हम यही करेंगे ना कि जब तक प्रतियोगिता चल रही है तब तक हम टॉप फॉर्म को गेन करके रखें। प्रशिक्षण स्वरूप निर्भर करेगा कि कितना प्रशिक्षण हम खिलाड़ी को करवाएंगे, ये किस चीज पर निर्भर करेगा, प्रतियोगिता काल पर। अगर मान लीजिए कि प्रतियोगिता बहुत लंबी है तो हम क्या करेंगे कि इंटेंसिटी वहां पर थोड़ी ड्रॉप डाउन करके रखेंगे कि खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड नहीं हो जाए। बीच बीच में हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे भी और फिर कम कर देंगे, बढ़ाएंगे भी और थोड़ा कम करते रखेंगे। खिलाड़ियों के लोड को मैनेज भी करना है और खिलाड़ियों को शार्प भी रखना है, कि इसको अंडर ट्रेन भी नहीं कर देना, खिलाड़ियों की शार्पनेस चली जाए, दोनों बातों को हमने ध्यान रखना है। प्रतियोगिता की संख्या, कि कितनी प्रतियोगिताएं वो खेल के आ रहा है और कितनी और खेलने वाला है। कई बार होता है कि उसी एक काल के अंदर आपको 2-3 प्रतियोगिताएं खेलनी है, तो उस समय को भी आप देखते हैं कि पूरे साल भर में कितनी प्रतियोगिता खेलेगा और उस काल में कितनी प्रतियोगिता खेल रहा है, उसके हिसाब से भी हम उसको क्या करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। और खिलाड़ी के प्रदर्शन पर, खिलाड़ी का प्रदर्शन अगर अच्छा चल रहा है तो उसके हिसाब से, अगर खराब होने लगे खिलाड़ी, अगर वो अंडरलोड है तो उसको थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा करेंगे। अगर मान लीजिए कि वो ओवरलोड नजर आ रहा है, थका हुआ नजर आ रहा है, तो ट्रेनिंग को हम थोड़ा कम कर देंगे। वो सब कंडीशंस के ऊपर आधारित रहेगा कि हम यहाँ पर प्रशिक्षण स्वरूप कैसा रखने वाले हैं। तो प्रतियोगिता काल के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बात मैं यहां पर करता हूं, संक्रमण काल या फिर ट्रांजिशनल पीरियड की बात करते हैं। फॉर्म में अस्थायी गिरावट हम खुद लेकर आएंगे, हम खुद लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग के तमाम जो घटक है ना उनको धीरे में कर देंगे, कम कर देंगे, तो अपने आप फॉर्म के अंदर गिरावट आ जाएगी। 4 से 6 सप्ताह का समय इसके अंदर दिया जाएगा, या फिर 4 सप्ताह का आसपास हम यहाँ पर खिलाड़ी को आराम करने का समय देंगे। सामान्य व्यायाम और सामान्य व्यायाम करवाए जाएंगे। यहां पर हम जो व्यायाम करवाएंगे पहले फेज के अंदर,
पहले फेज के अंदर हम व्यायाम करा रहे थे, वैसे व्यायाम कम कराएंगे और कम तीव्रता, बहुत ही कम तीव्रता को रखेंगे वहां पर, केवल आप मैनेज कर पाए, केवल आप थोड़ा फिटनेस को मैनेज कर पाए उतना भर उसके अंदर किया जाएगा। आयतन भी कम होगा और तीव्रता भी कम होगी। क्यों? अंडरलोड में है हम, खिलाड़ी यहां पर क्या रहेगा? अंडरलोड में रहेगा। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये भी कम है, ये भी कम है, तो प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास तो हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी को रिलीव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर संक्रमण काल में खिलाड़ी जानबूझकर अंडरलोड में रखा जाएगा, जानबूझकर यहां पर अंडरलोड के अंदर रखा जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। इन दोनों के अंदर लोड को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे क्रमिक रूप से, यहां पर लोड को मैक्सिमम कर दे रहे हैं, या फिर तीसरे काल में मैक्सिमम है, यहां पर पुनः घटा दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर हम जानबूझकर खिलाड़ी को अंडरलोड में रख रहे हैं, और अंडरलोड की वजह से एक बार फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। तो ये रिकवरी का पीरियड या फिर अस्थायी गिरावट, ये किस वजह से आ रही है? क्योंकि यहां पर आयतन को भी कम किया और तीव्रता को भी कम किया, दोनों को कम किया, तो खिलाड़ी को हम अंडरलोड में ले आए कि हमने उसको ज्यादा लोड नहीं दिया, जितनी उसकी क्षमता है ना उससे भी कम कार्य करवा रहे हैं हम उसको। ऑप्टिमम लोड तो है कि आप पूरा पूरा कार्य करवाएं, ओवरलोड है कि जहां पर अतिरिक्त, बहुत ज्यादा अतिरिक्त काम करवाएं। अंडरलोड क्या है? जहां पर अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां पर हम उसकी क्षमता से उसको कम कार्य करवा रहे हैं, तो एक बार उसको क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। यह काल आराम क्षतिपूर्ति के लिए होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इस काल का उद्देश्य क्या है? क्षतिपूर्ति के लिए, रिकवरी के लिए। रिकवरी कब करेगा? जब खिलाड़ी अपनी क्षमता से भी कम अभ्यास कर रहा है, कम कार्य कर रहा है, अंडरलोड के अंदर खिलाड़ी है, तो वो रिकवर करेगा। समझे? लेकिन इससे प्रदर्शन में गिरावट जरूर आएगी, ये भी जरूर ध्यान रखना। टॉप फॉर्म जो है उसके अंदर गिरावट जरूर आएगी, ये बात भी आपको यहां पर जरूर ध्यान रखनी है। बिल्कुल छोटे छोटे महीन महीन फर्क है एक दूसरे के अंदर, जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है भाई, जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है आपके क्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं, जो उच्च गुणवत्ता के प्रश्न जो है ना वो यहीं से बनते हैं, और यहीं पर बच्चा जो है चूक कर देता है आमतौर पर, रट्टा मारने की तैयारी में, या फिर रट्टा मारने की जो उसका पढ़ने का स्वरूप है उसमें समझना वो यहां पर भूल जाता है चीजों को। तो समझना है यहां पर थोड़ा सा चीजों को ठंडे दिमाग से भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने चीजों को पढ़ा उनको हम एक बार साथ में भी जरूर देख लेते हैं। अब टॉप फॉर्म, अच्छा टॉप फॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता काल के बारे में ये बात हो रही है। प्रतियोगिता का प्रतियोगिता अवधि में विशेष महत्व होता है। जो प्रतियोगिता काल है उसके बारे में बात हो रही है। ये टॉप फॉर्म प्राप्त करने के साथ साथ विशिष्ट मोटर क्षमताओं, कौशल तथा रणनीति टैक्टिक्स के विकास के लिए अत्यंत विशिष्ट प्रशिक्षण साधन का काम करती है। इसलिए प्रतियोगिता अवधि में उपयुक्त संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य है। कि आपको न केवल वहां पर एक प्रतियोगिता खेलनी है, बल्कि कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी जरूरी है। कुछ अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, अपनी मेन प्रतियोगिता के अलावा तैयारी के लिए आप कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिससे आप अपने टैक्टिक्स को जान सकें, तकनीक को जान सकें, अपने कौशल को जान सकें। अपने आप को पहले परखना भी तो है, कहीं अगर मान लीजिए कि गड़बड़ आ रही है तो हम ठीक कर लें उसको, तो ठीक कर लेंगे तो हम जो प्रमुख प्रतियोगिता है वहां पर नुकसान नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमें कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी है। लेकिन प्रतियोगिताओं का चयन ऐसा होना चाहिए कि खिलाड़ी सही समय पर सही प्रतियोगिता में टॉप फॉर्म हासिल कर सके। प्राप्त सामान्य रूप से 4 से 6 प्रतियोगिताएं, जिन्हें बढ़ती हुई कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। कि पहली आसान प्रतियोगिता, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम आ रही है तो पहला टूर्नामेंट बांग्लादेश के साथ खेल लेगी, दूसरा पाकिस्तान के साथ, तीसरा इंडिया के साथ, तीसरा श्रीलंका, चौथा इंडिया के साथ, फिर विश्व कप में चली जाए। तो उनको पता लग जाएगा कि भाई धीरे 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 अच्छी टीम के साथ खेल लिए, तो अब हम बिल्कुल एकदम तैयार हैं खेलने के लिए, और टॉप फॉर्म में वो आएंगे। टॉप फॉर्म प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानी जाती है प्रतियोगिताओं के घनत्व, डेंसिटी, कितने कितने समय बाद प्रतियोगिता खेलनी है। यानी कि पहली प्रतियोगिता, दूसरी प्रतियोगिता, तीसरी और चौथी प्रतियोगिता, उनके बीच में समय कितना आप दे रहे हैं। प्रतियोगिताओं का घनत्व, डेंसिटी और उनकी कुल आवृत्ति खेल से खेल में काफी भिन्न हो सकती है, अलग अलग खेलों में भिन्न भिन्न हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए एक विशेष मैसो साइकिल, जिसे प्रतियोगिता की प्रत्यक्ष तैयारी, डायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन कहा जाता है, अपनाई जानी चाहिए। एक बार टॉप फॉर्म प्राप्त हो जाने पर प्रशिक्षण संरचना में उपयुक्त हेरफेर करके इसे काफी लंबे समय तक बनाया रखा जा सकता है। अगर आप मेंटेन, मैं कह रहा हूं कि उसको बहुत लंबे समय तक मैनेज नहीं, बनाए नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर आप समझदारी से, अच्छे वैज्ञानिक तरीके से अपने एक मैसो साइकिल को बहुत ढंग से तरीके से बनाएं, तो कुछ समय तक उसको मेंटेन किया जा सकता है। वो मेंटेन करना तभी पॉसिबल है जब हर चीज ठीक ठीक, आपका हर दाव जो ठीक पड़ जाए, तब उसको मेंटेन किया जा सकता है, वरना उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। यहां पर एक बात और आई है, एक बात यहां पर आई है कि प्रतियोगिता के अंदर एक विशेष मैसो साइकिल के बारे में बात होगी हमारी, कि जो मध्य स्तर का एक साइकिल है, जिसको साप्ताहिक प्लान भी कहा जाता है,
साप्ताहिक चक्र जिसको कहा जाता है। तो एक 4-5 सप्ताह का एक ऐसा चक्र बनाया जाना चाहिए जिसमें हम केवल प्रतियोगिता खेल रहे हैं, जिसमें हम केवल क्या कर रहे हैं, प्रतियोगिता खेल रहे हैं भाई। इसके बारे में यहां पर ये बात हो रही है। अगली बात, किसी खिलाड़ी को तब टॉप फॉर्म में माना जाना चाहिए जब उसका प्रदर्शन उसकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के कम से कम 95 से 97 के बराबर हो, प्रतिशत के बराबर हो। इस स्तर या फिर इससे अधिक के प्रदर्शन को बार बार दोहराना संभव नहीं होता, यानी कि टॉप फॉर्म को बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ खेलों में जैसे एथलेटिक्स में ऐसे प्रदर्शन 3-4 दिन लगातार दोहराए या सुधारे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद सामान्य उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने के लिए 2 से 3 सप्ताह की अवधि का आवश्यकता होती है। देखिए भाई इस चीज को कि आप अपने टॉप फॉर्म में पहुंचते ना, कितनी शानदार चीज है ट्रेनिंग, कि पूरे साल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप एग्जैक्टली उस 365 दिनों में से वो 3 या 4 दिन आपको छांटने होते हैं। कोच को इतने ज्यादा रुपए क्यों मिलते हैं? इसीलिए उसको रुपए मिलते हैं कि वो 365 दिन के अंदर से 3 या 4 दिन आपको छांट के दे देता है कि इस दिन आप टूर्नामेंट खेलोगे और इस दिन आप अपने टॉप फॉर्म पे होगे। ये काम, ये कारनामा करने के लिए तो रुपए लेता है, वरना वो उसको कौन पैसा दे? तो वो 3 या 4 दिन के लिए उसको टॉप फॉर्म पे लेके आता है। अब ये इतनी इंटेंसिटी होती है इस चीज के अंदर, या इतना इंटेंस ये खिलाड़ी के ऊपर इतना लोड होता है कि उसको सिर्फ एथलेटिक्स में 3 या 4 दिन के लिए मेंटेन रखा जाएगा, उसके बाद उसको आराम दिया जाएगा, फिर उसको दोबारा हो सकता है कि आप टॉप फॉर्म की तरफ बढ़ा दें। लेकिन इसी 3-4 दिन को लगातार बढ़ाए रखना, लगातार स्ट्रेच करना, वो पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर खिलाड़ी इंजरी खा जाएगा। एक ही प्रतियोगिता अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली प्रदर्शन सुधार की संख्या भी सीमित होती है कि वो कितनी बार उसको बेहतर कर देगा। प्राय ये 6 से 8 के बीच होती है। इससे अधिक सुधार संभव नहीं होते, क्योंकि मौजूदा प्रशिक्षण अवस्था का स्तर इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होता। और ये सारी की सारी जानकारियां भाई, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये जानबूझ के यहाँ पर 3 से 4 दिन, 95 से 97%, या फिर आप 2 से 3 सप्ताह, ये जो शब्द आप यहाँ पर, ये जो आंकड़े लिखे हैं ना 6 से 8, ये आंकड़े इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो किताब है हरदयाल सिंह जी की, उसके अंदर ये आंकड़े लिखे हुए हैं, ये पैराग्राफ हूबहू ऐसा का ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। तो ये आंकड़े आपको इसीलिए पेश किए जा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछते हैं कि वार्म अप के लिए कितना समय होना चाहिए, कूल डाउन के लिए कितना समय होना चाहिए। तो जो आंकड़े वहां पर लिखे हुए हैं वो हूबहू वापस आते हैं, इसलिए इन आंकड़ों को देखना बड़ा जरूरी है। यहां से प्रश्न बनते हैं कि किसी खिलाड़ी की टॉप फॉर्म कब मानी जाएगी? 95 से 97%, जब वो प्रदर्शन कर रहा है तब उसकी टॉप फॉर्म मानी जाएगी। एक एथलीट के अंदर, एथलीट जैसे खेल के अंदर टॉप फॉर्म को कितने दिनों तक कायम रखा जा सकता है? 2 से 3 दिन, 5 से 6 दिन, 1 से 2 सप्ताह, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन आंकड़ों को आपने ध्यान रखना है। किताब के अंदर ये चीज नोट नहीं है भाई, इनको अलग से लिखना है, क्योंकि हर चीज किताब के अंदर देना संभव नहीं है। तो इन चीजों को आपने थोड़ा सा अलग उतार के रख लेना है। बड़ी जरूरी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, आज नहीं तो कल क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर आप क्या क्या निगाह आ रहा है आपको समझ में आ रहा है भाई? इस तस्वीर में आपको क्या निगाह आ रहा है? क्लासिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लीनियर पीरियडाइजेशन की पीरियडाइजेशन के अंदर ये बताया जा रहा है एक प्री सीजन, जिसको आप क्या कहते हैं? प्री सीजन को आमतौर पर आप क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। प्री सीजन नाम सुना होगा आपने। प्री सीजन कोई, ये अमेरिकन शब्द है, यूरोपियन शब्द क्या है? प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसी तरह से मेन कंपटीशन, इसको इन सीजन कहते हैं अमेरिकन, और यूरोपियन इसको कंपटीशन फेज कहते हैं, और इसको ऑफ सीजन कहते हैं, और इसको एक्टिव रेस्ट सीजन कहते हैं। नाम इनके अलग अलग हैं, बाकी चीजें सब सेम है। तो आप जो प्री सीजन कहते हैं ना, वो प्रिपरेटरी फेज होता है, जिसके अंदर कोच आपको लॉन्ग डिस्टेंस रन करवाता है, जो आपको थोड़ा और अधिक कार्य, वहां पर टाइमिंग नहीं लेते ज्यादा। आपने देखा होगा कि वहां पर टाइमिंग नहीं लेते, वहां पर केवल अधिक मात्रा में कार्य करवाया जाता है। और जैसे ही आप सीजन के नजदीक आते हैं, टूर्नामेंट के नजदीक आते हैं, तो आपको वो लंबी दूरी की जो रेसें हैं वो कम कर दी जाती हैं और टाइम निकालना शुरू कर दिया जाता है। आप बार बार टाइम निकालना शुरू करते हो, तो वो इन सीजन या फिर कंपटीशन फेज के अंदर होता है। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो है वॉल्यूम, एक इंटेंसिटी और एक तकनीक। ध्यान रखना, यहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ी हुई है कि शुरुआत जब हम करेंगे ना, यहाँ पर 3 फेज मान लीजिए, तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रही है यहाँ पर, और इंटेंसिटी यहाँ पर सामान्य है। और जैसे वॉल्यूम नीचे गिर रही है तो इंटेंसिटी यहां पर बढ़ रही है। तीसरे फेज के अंदर आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको तीसरा फेज कर दिया जाए, यहां पर 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर इनको कर दिया जाए, तो यहां पर देख रहे हैं इंटेंसिटी जा रही है ऊपर, और इंटेंसिटी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे आ रही है। तकनीक यहां पर सीखना, यहां पर तकनीक सीखना हम शुरू करेंगे। यहां पर तकनीक ज्यादा नहीं सीखेंगे, लेकिन यहां पर शुरू कर देंगे, और यहां पर हम तकनीक के अंदर उच्च ऊपर जाना शुरू कर देंगे। फिर एक चीज और देखिए, यहां पर आप, यहाँ पर इंटेंसिटी हाई गई, और यहाँ पर टूर्नामेंट हम जब खेलने वाले हैं, तो लगभग टूर्नामेंट के अंतिम समय के अंदर इंटेंसिटी को गिराया जा रहा है। इंटेंसिटी को क्या किया जा रहा है?
गिराया जा रहा है। और तकनीक सीखना, तकनीक को बार बार परखना भी बंद कर देते हैं कि जो हमने सीख लिया वो सीख लिया, अब हम तकनीक के अंदर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अंतिम समय के अंदर आप क्या कर रहे हैं, दोनों के अंदर गिरावट देख रहे हैं और इंटेंसिटी भी गिर रही है। तो लगभग यहां के आसपास आपकी टॉप फॉर्म आती है कि जब आप टेपरिंग करते हैं, टेपरिंग यानी कि आप इंटेंसिटी को ड्रॉप डाउन करते हैं, खिलाड़ी को रिकवर करने देते हैं थोड़ा, और उसके बाद उससे प्रदर्शन आप लेते हैं, तो वो उच्च प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस वहां पर निकल कर आती है। एक और तस्वीर देखिए, यहां पर आपको नजर आएगी भाई, यहां पर प्रिपरेशन फेज है, यहां पर प्री कंपटीशन, यहां पर कंपटीशन फेज, और यहां पर आपका संक्रमण काल रहेगा या फिर ट्रांजिशनल फेज रहेगा। इसके अंदर परफॉर्मेंस देखिए किस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगी, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहां पर ऊपर जाएगी, और यहां पर जैसे ही आप प्री कंपटीशन के तीसरे फेज के अंदर आएंगे तो यहां पर आप किसको गिरा देंगे, ये तीसरा फेज है इसका, 1, 2 और 3 प्री कंपटीशन फेज है ये। तो जैसे ही हम इसमें आएंगे तो यहां पर वॉल्यूम को गिराएंगे और यहां से इंटेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाना। और जब इंटेंसिटी गिरेगी, यहां पर टेपरिंग होगी, तो यहां पर क्या आएगी, पीक परफॉर्मेंस आएगी। जब इंटेंसिटी गिरेगी तो वहां पर पीक परफॉर्मेंस आएगी। इंटेंसिटी को लास्ट के समय में, जब वो प्रदर्शन करने ही वाला है, जब वो मेन इवेंट में भाग लेने ही वाला है, उससे पहले इंटेंसिटी को ड्रॉप डाउन हम करेंगे, जिसको टेपरिंग कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें भाई, इनको समझ के रखना है, छोटी छोटी चीजें इनको समझ के रखना है भाई, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद एक यहां पर कंपैरेटिव आपको चीजें बताई गई हैं कि सब चीजों को कंपेयर करके आपस में ये आपको जो पीडीएफ है वो ये पूरी क्लास की जो पीडीएफ रहती है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाती है, तो वहां पर आप इसको अगर चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वरना लगातार यहां से पढ़ना चाहे तो आप यहां से आप पढ़ सकते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ एम्स एंड कंटेंट ऑफ 3 पीरियड, 3 हमारे पास जो पीरियड है, प्रिपरेटरी के 3 भाग, कम्पिटिटिव पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड, इन तीनों के अंदर क्या क्या चीजें होती है उनको हम देख रहे हैं। मॉडिफाइड फ्रॉम सिंह 1984, 1984 की जो इनकी किताब है उनमें से इसको मॉडिफाई करके बताया गया है भाई। ट्रेनिंग कंटेंट, क्या क्या ट्रेनिंग हम यहाँ पर करवा रहे हैं और कौन कौन से। अब ये जो एक्स लगा हुआ है ना, एक्स का मतलब संख्या है, मात्रा है, क्रॉस का मतलब नहीं है, यानी एक है तो मतलब बहुत कम, यहाँ पर कहीं कहीं पर ये है भी नहीं तो मतलब यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, 2 है तो 1 से ज्यादा, और 4 है तो मैक्सिमम, 4 है तो मैक्सिमम। जैसे जनरल मोटर एबिलिटीज, स्ट्रेंथ के बारे में, एंड्योरेंस के बारे में यहाँ पर अभ्यास करवाया जाएगा। स्पेशल मोटर एबिलिटीज के बारे में यहाँ पर बहुत कम अभ्यास करवाया जाएगा, बहुत कम ध्यान दिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव यहाँ पर ज्यादा रहेगी, एक्टिव यहाँ पर कम रहेगी, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, तो पैसिव इसको ज्यादा करवाएंगे, सहारा दे दे के करवाएंगे, सपोर्ट दे दे करवाएंगे, एक्टिव यहाँ पर कम रहेगी। नई तकनीक यहाँ पर हम सिखाना शुरू करेंगे, नई तकनीक के बारे में हम यहाँ पर बताना शुरू करेंगे, और यहाँ पर परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर नई तकनीक से इंट्रोड्यूस करवाने, यहाँ पर परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आप आगे की तरफ आ रहे हैं परफेक्शन के अंदर भी, यहाँ तक हम परफेक्शन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर तकनीक के बारे में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। रीलर्निंग, दोबारा तकनीक को सीखना, यहाँ पर तकनीक को नहीं सीखेंगे हम, यहाँ पर तकनीक को मास्टरी की बात करें, यहाँ पर मास्टरी के बारे में कोई प्लान नहीं होगा, तकनीक को बेहतर करने के बारे में, इंप्रूव करने के बारे में, यहाँ पर हम मास्टरी, तकनीक की मास्टरी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से अगर बात करें टैक्टिक्स के बारे में, टैक्टिक्स की थ्योरी और टैक्टिक्स की प्रैक्टिकल, तो टैक्टिक्स की प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा, यहाँ बहुत निम्न यहाँ पर करवाएंगे, और यहाँ पर टैक्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसी तरह से अगर बात करें जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज, तो इन सबको आप कंपेयर यहां पर करके देख सकते हैं भाई, कौन कौन सा कार्य जो है वो कहां कहां पर होगा। और ये जो आराम का समय है या फिर ये जो रिकवरी का समय, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जनरल मोटर एबिलिटीज का अभ्यास कर रहे हैं, स्पेशल का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, और साथ में हम तकनीक जो है उसको केवल याद रखने के लिए, रीलर्निंग, जो हमने तकनीक सीखी है उसको बस बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जनरल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये काम किसके लिए जाए, रिकवरी के लिए काम करेगा, ये काम किसके लिए करेगा, रिकवरी के लिए करेगा। तो इनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ी सी काम की चीज रहती है आमतौर पर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर अभी तक हमने, अब जैसे मान लीजिए कि सिंगल पीरियडाइजेशन है, एक अवधिकालीनता है कि एक प्रतियोगिता हमें खेलनी है, एक बार हमें पीक फॉर्म में जाना है, तो उसके लिए हम 6 महीने तक क्या कर रहे हैं, तैयारी काल के अंदर जा रहे हैं, और फिर 4 महीनों के अंदर हम प्रतियोगिता काल में जा रहे हैं, और संक्रमण काल 2 महीनों का हम रखेंगे। इसी तरह से दोहरी पीरियडाइजेशन की 2 बार हमें टॉप फॉर्म में जाना है, तो 3 महीने हमने तैयारी की, चौथे और 5वें महीने में प्रतियोगिता खेली, छठे और 7वें महीने में फिर हमने इंटेंसिटी को ड्रॉप डाउन किया, तैयारी की, और 8, 9, 11 महीनों के अंदर हमने प्रतियोगिता खेली, और 1 महीने का संक्रमण काल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3 बार तिहरी अवधिकालीनता का 3 बार टॉप फॉर्म हासिल करें,
तो 3 बार टॉप फॉर्म हासिल करने 2 महीने हमने तैयारी की, 2 महीने प्रतियोगिता, 2 महीने तैयारी, 1 महीने प्रतियोगिता, 2 महीने तैयारी, 2 महीने प्रतियोगिता और 1 महीने संक्रमण काल। इस तरह से हम अपनी इंटेंसिटी और अपने लोड को लगातार हम गिराते बढ़ाते रहेंगे, ताकि खिलाड़ी जो है ओवरलोड में भी नहीं जाए और हम लगातार जो है वो इंप्रूव भी करते चले। तो यहाँ पर इनके संबंध में ज्यादा क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं। इससे पहले के ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पर अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ये केवल इतनी सी बात है कि पीक फॉर्म जो है, टॉप फॉर्म जो है, वो एक वर्ष के अंदर, एक अवधि के अंदर, एक अवधि कालीनता में कितनी बार हासिल किए जाएंगे। एकल है तो एक बार टॉप फॉर्म हासिल करेंगे, उसको फिर मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। दोहरी है तो हम उसको 2 बार। अब क्यों कहा जाता है भाई कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉप फॉर्म आई, तो ये टॉप फॉर्म इस प्रतियोगिता तक जारी रखो ना, क्या दिक्कत की बात है। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 महीने जारी नहीं रखा जा सकता, कंटिन्यू रखा नहीं जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन वापस करते हैं, तैयारी काल की तरफ वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेकर। चलिए भाई अगली स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइकिल की या फिर चक्र की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर चक्रीयता की बात करते हैं कि चक्र कितने होते हैं। पीरियडाइजेशन और डिस्क्रिप्शन। क्वाड्रिनल साइकिल के अंदर मल्टी ईयर की 4 साल का ये प्लान रहेगा। क्वाड का मतलब 4 और रिनल वर्ष की 4 वर्षों का ये प्लान रहेगा, जिसको ओलंपिक प्लान भी कह देते हैं। मल्टी ईयर प्लान आमतौर पर 4 साल या 4 साल ज्यादा। मैक्रो प्लान के अंदर जो 1 साल का प्लान लगभग होता है, वार्षिक प्लान को कहते हैं। मेसो साइकिल के अंदर 3 से 4 सप्ताह के अंदर, लेकिन इसको 4 से 6 भी हो सकता है। माइक्रो के अंदर ये 1 सप्ताह का प्लान, जिसको हम अमूमन 3 दिन से 10 दिन का कह देते हैं। और वर्कआउट जो है वो कोई एक वर्कआउट घंटे या फिर मिनट्स के अंदर होगा। तो ये बढ़ते बढ़ते इस तरह से ये जाएंगे भाई। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अगली बात, हमारे यहाँ पर जो प्रशिक्षण चक्र होते हैं उनको 3 भाग में अमूमन बांटा जाता है, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। मैक्रो, मेसो, माइक्रो। सबसे बड़ा चक्र कौन सा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे बड़ा चक्र कौन सा है, मैक्रो सबसे बड़ा चक्र है। सबसे छोटा चक्र कौन सा है, माइक्रो। और बीच का कौन सा है, मैक्रो। अब यहाँ पर इनकी विशेषताएं क्या हैं, कितनी इनकी समय अवधि है, ये थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन भी अमूमन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला मैक्रो। बार बार हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर शब्द आएंगे, एक मैक्रो आएगा, एक माइक्रो आएगा। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। एक हाइपर आएगा और एक हाइपो आएगा। हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम। इसी तरह से एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव निष्क्रिय। ये शब्द आएंगे बार बार, अलग अलग जगह पर ये शब्द आपको यहां पर नजर आएंगे, तो इनको आपने थोड़ा ध्यान रखना है। मैक्रो साइकिल का मतलब क्या है, 3 से 12 माह। मैक्रो साइकिल का मतलब 3 से 12 माह की 1 साल का चक्र, 1 साल का समय। 1 साल का समय कहां पर रहेगा, मैक्रो साइकिल में रहेगा। 3 से 12 माह वार्षिक चक्र, एक दीर्घकालीन योजना, जो 10 वर्षीय योजना जितनी बड़ी और 1 वर्ष जितनी छोटी हो सकती है। और इससे कई अल्पकालीन योजनाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक मैक्रो चक्र तैयारी, प्रतिस्पर्धा और संक्रमण से संबंधित मैक्रो चक्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की स्थिति को उस स्तर तक लाने के लिए आवश्यक सभी इकाइयों का योग है। जैसे यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक मैक्रो चक्र, 1 साल का जो समय है ना, इसके अंदर आप पहली चीज यहां पर क्या लिखी है, तैयारी। इसमें तैयारी काल को रख सकते हैं, इसमें आप प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन काल को रख सकते हैं, और इसी के अंदर आप संक्रमण काल को रख सकते हैं। कि मैक्रो चक्र जो है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर तीनों घटकों को आप रख सकते हैं, उसके अंदर तीनों घटकों को आप रख सकते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोच मैसो चक्रों की सामग्री और अवधि को डिजाइन और प्रबंधित करता है। और एक मैक्रो साइकिल को मैनेज करने के लिए, अब 1 साल तो एक साथ मैनेज नहीं होगा ना, इसको छोटे छोटे कालखंड में विभाजित किया जाता है। जैसे 1 साल का हमारे पास समय, 1 साल को वो 4, 1 साल को वो कैसे बांट सकता है भाई, 1 साल का जैसे हमारे पास समय है, जैसे ये देखिए आप, एक माइक्रो साइकिल 1 साल है, उसको वो 6-6 सप्ताह के, 8-8 सप्ताह के अलग अलग मैसों के अंदर बांट ले, और 4 मैसो बना लिए, 5 बना लिए, 6 मैसो बना लिए, और एक मैसो के अंदर उसने माइक्रो बना लिए। एक मैसो के अंदर उसने क्या बना लिए, माइक्रो प्लान बना लिए। ये माइक्रो साइकिल है। और ये हर माइक्रो साइकिल के अंदर हमने 4 दिन अभ्यास किया, 4 ट्रेनिंग सेशन किया, 5 ट्रेनिंग सेशन किया। इस तरह से ये डिजाइन होते हैं, इस तरह से डिजाइन होते हैं। जैसे अब ये माइक्रो साइकिल है, इसके अंदर मान लीजिए कि हमने यहां तक, या फिर यहां तक मान लीजिए हमने तैयारी की, ये तैयारी काल का हुआ, ये प्रतियोगिता काल हुआ, ये संक्रमण काल हुआ। तो सब आपस में मिलजुल कर चलते हैं। अब समझना है आपने
ये तैयारी काल हुआ, ये प्रतियोगिता काल हुआ और ये संक्रमण। ये जो पूरा एक फेज है ना, ये तो क्या है पीरियडाइजेशन, ये तो क्या है पीरियडाइजेशन। और ये छोटे छोटे काल में बांटा, ये चक्रीयता है। छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए, चक्रीयता है। ये समय के हिसाब से बांटा जा रहा है, वो तैयारी के हिसाब से बांटा जा रहा है। ये हम किस घटक के ऊपर काम करने वाले हैं, ये केवल समय के आधार पर बांटा जा रहा है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हम ये पता लगा लेते हैं कि कितने समय के अंदर हम किस घटक को, कैसी तैयारी को अंजाम देने वाले हैं। ये एक बात समझनी है आपने कि जब चक्रीयता और अवधिकालीनता के सिद्धांत को मिक्स किया जाता है तो हमें यह पता लग जाता है कि किस घटक को कैसा विकास हमें कितने समय में चाहिए। तो समय हम चाहते हैं कि कालीनता में तो ये पता लगा कि तैयारी काल में हमें ये करना है, हमें प्रतियोगिता काल में ये करना है और संक्रमण काल में ये करना है। लेकिन ये कितने समय में पूरा करना है, उस समय हमें कौन देगा, चक्रीयता देगा। उस समय हमें कौन देगा, चक्रीयता देगा। हमें बताएगा कि एक महीने का मैसो प्लान जब रहेगा तो क्या रहेगा, उसके अंदर क्या सुधार किया, क्या चेंज करना है। तो दोनों आपस में मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपने यहां पर समझना है। तो सबसे बड़ा प्लान हमारे पास क्या है, मैक्रो साइकिल है, जो 3 माह से लेकर 12 माह तक हो सकता है। इसको ईयरली प्लान, ईयरली साइकिल भी कहा जाता है, वार्षिक चक्र भी इसको कहा जाता है। और इसी के अंदर कई मैक्रो साइकिल, कई मैसो साइकिल हो सकते हैं, कई मैसो साइकिल हो सकते हैं। और एक मैक्रो के अंदर एक पूरी अवधिकालिनता भी समा सकती है। दोनों ही बात यहां पर सटीक हो सकती है, दोनों ही बातें यहां पर ठीक हो सकती हैं। अगली बात यहां पर हम करते हैं मैसो साइकिल के बारे में। मैसो साइकिल जो 3 सप्ताह से 6 सप्ताह का रहेगा, इसको मंथली प्लान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मंथली योजना। इसको प्रायोजक योजना या फिर ऑपरेटिव प्लान भी कहा जाता है। एक ये बात इसके बारे में जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम प्लानिंग करेंगे, जब भी हम प्लान करेंगे तो हम आमतौर पर मैसो साइकिल के अंदर ही प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो बहुत छोटा है। माइक्रो जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा छोटा है। उसके अंदर अगर मान लीजिए कि मैं 4 दिन किसी को अभ्यास कराऊं तो मुझे परिणाम पता नहीं लगेंगे, इसका क्या परिणाम आ रहा है, कि मैं इसको कम अभ्यास कर रहा हूं, ज्यादा अभ्यास करवा रहा हूं। और मैक्रो इतना बड़ा साइकिल है कि अगर मान लीजिए कि हम गलतियां कर रहे हैं तो हमें 1 साल के लिए पता ही नहीं लगेगा कि हम गलती कर रहे हैं या फिर हम खिलाड़ी को ओवरलोड में रख रहे हैं। और ये जो प्लान है वो ठीक ठीक 4 से 6 सप्ताह एग्जैक्टली उतना समय है कि जहां में प्रभाव नजर आएगा। 4 सप्ताह हमने किसी को ट्रेनिंग करवाई और अगले सप्ताह के अंदर हमने उसका टाइमिंग ले लिया, हमें पता लग गया। फिर अंतिम दिन टाइमिंग ले लिया तो हमें पता लग गया कि पूरे सप्ताह, पूरे महीने के अंदर जो कार्य करवाया उस कार्य का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या कुछ सुधार आ रहा है, क्या सुधार नहीं आ रहा है, खिलाड़ी ओवरलोड में जा रहा है, अंडरलोड में जा रहा है। तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा और उसके आधार पर हम अगले मैसो साइकिल को प्लान कर लेंगे। तो ऑपरेटिव प्लान की पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग चल रही है ना, वो चलती किसके ऊपर है, ऑपरेटिव प्लान के ऊपर चलती है, मैसो साइकिल के ऊपर। एक तैयारी काल है, उसको कई मैसो साइकिल के अंदर बांटा जाएगा। प्रतियोगिता काल जो है उसको भी मैसो काल के अंदर बांटा जाएगा। तो सारा जो बंटवारा है, सारा जो काम चलेगा ना, वो किस किस पे चलेगा, मैसो साइकिल के ऊपर चलेगा। क्यों? क्यों? इसके बाद समय जो है ना वो ठीक ठीक, ना बहुत कम है ना ज्यादा है। 4 से 6 सप्ताह का समय, कोई भी कार्य कराएंगे उसका प्रभाव नजर हमें आ जाएगा इसके अंदर। ये ना कम है माइक्रो जितना, ना ये मैक्रो जितना ज्यादा बड़ा है कि एक में प्रभाव हमें नजर नहीं आएगा। एक में प्रभाव अगर आ गया तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहां पर 1 महीने में कोई गड़बड़ हुई, अगर मान लीजिए खिलाड़ी को ज्यादा कार्य करवा दिया तो अगले महीने कम कर दो, तो मैनेज हो जाएगा। जो गलतियां हैं वो गलतियां हमारे ऐसी गलतियां नहीं बन जाएगी कि जिनको सुधार नहीं किया जा सके। इसलिए इसको ऑपरेटिव प्लान कहा जाता है, इसलिए इसको प्रायोजक प्लान या फिर योजना कहा जाता है। ध्यान रखना है ये बात, हम इसके लिए क्यों कह रहे हैं इसको थोड़ा सा समझना है आपने। मैसो चक्र योजना प्रशिक्षण योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह समय अवधि अनुकूलन के रूप में प्रशिक्षण प्रभावों की आसानी से निगरानी और आकलन करने के लिए पर्याप्त है। कि इसमें 42 दिन का समय है, ज्यादा से ज्यादा 42 दिन, यानी कि जहां पर हम कहते हैं कि 21 दिन के अंदर कोई आदत बनना शुरू होती है और 42 दिन के अंदर प्रभाव आने शुरू होते हैं। तो ठीक ठीक 42 दिन का समय हमारे पास 6 सप्ताह का मिल जाता है, जहां पर हम किसी भी चीज का प्रभाव जो अपने ऊपर जान सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है। खेल प्रशिक्षण को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए मैसो चक्र योजना प्रभावी उपकरण के रूप में काम करती है, क्योंकि प्रत्येक मैसो चक्रों में कुछ निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं जिन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। हर एक मैसो चक्र का कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। और उस लक्ष्य को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। भाई ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और अगर लक्ष्य से हम चूक जाते हैं तो हमने कोई ट्रेनिंग में गड़बड़ की है, तो उसको हम अगले मैचों के अंदर सुधार करते हैं। अगर हम खिलाड़ी को ओवरलोड कर देते हैं तो थोड़ा कम कर लेंगे। तो इसके आधार के ऊपर ही सारी की सारी चीजें जो है वो प्लान रहेगी। ये बात भी आपने यहां पर ध्यान रखनी है भाई। मैसो साइकिल जो है वो कई प्रकार के मैसो साइकिल हमारे पास हो सकते हैं।
मेसोसाइकिल जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मेसोसाइकिल, बेसिक मेसोसाइकिल, प्रिपरेटरी और कंट्रोल मेसोसाइकिल, परफेक्शन मेसोसाइकिल, कंपटीशन मेसोसाइकिल, इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल और प्री कंपटीशन मेसोसाइकिल। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मेसोसाइकिल कितने कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान रखना कि मेसोसाइकिल कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, मेसोसाइकिल कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, और हर जो मेसोसाइकिल है वो अलग अलग विशेषता अपनी रखेगा। जैसे इंट्रोडक्टरी, ये इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर, तैयारी काल के अंदर होगा। बेसिक मेसोसाइकिल, प्रिपरेशन और कंट्रोल मेसोसाइकिल, परफेक्शन मेसोसाइकिल, कंपटीशन मेसोसाइकिल, इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल, प्री कंपटीशन मेसोसाइकिल, ये जितने भी मेसोसाइकिल है वो अलग अलग, जो हम तैयारी काल की अवधि नंबर 1, अवधि नंबर 2, अवधि नंबर 3, कंपटीशन का काल, संक्रमण का काल, उनके अंदर जो अलग अलग कार्य हम देख कर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे भाई। ध्यान रखना है इनको अलग अलग। केवल मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा मेसोसाइकिल का प्रकार है, तो ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्टरी, बेसिक, प्रिपरेटरी, परफेक्शन, कंपटीशन, इंटरमीडिएट, प्री कंपटीशन, कई प्रकार के मेसोसाइकिल हो सकते हैं जो इन अलग अलग फेज के अंदर उपयोग किए जाएंगे और जिनके लिए अलग अलग कार्य होंगे। किसी में हम केवल सुधार करें, किसी में हम केवल कंपटीशन करें, किसी में हम संक्रमण काल में होंगे, किसी में हम गामक योग्यताओं का विकास कर रहे हैं, किसी में हम तकनीक के ऊपर काम करें। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास मेसोसाइकिल जो है वो हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मेसोसाइकिल हमारे पास हो सकते हैं। अंतिम चक्र के रूप में माइक्रोसाइकिल, 3 से 10 दिन का समय इसमें होगा। 3 से 10 दिन का समय इसमें होगा। माइक्रो चक्र इकाइयों का एक समूह है जो इस तरह के व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई से इष्टतम प्रशिक्षण मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा मेसो चक्र या फिर मैक्रोसाइकिल के समग्र उद्देश्यों की खोज में सूक्ष्म चक्र को कई बार दोहराया जा सकता है। एक सूक्ष्म चक्र 1 सप्ताह की अवधि का हो सकता है और व्यक्तिगत इकाइयों में एक विशिष्ट उद्देश्य पर केंद्रित हो सकता है। सूक्ष्म चक्र साथ ही उत्तेजना पुनर्प्राप्ति अनुपात को डिजाइन करते समय लोडिंग की सीमा और तीव्रता, लोडिंग की प्रोफाइल पर सावधानी पूर्वक विचार करना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि अब 1 महीना है, उसके अंदर हम तकनीक पर काम करना चाहते हैं। 1 महीना है जिसमें हम अलग अलग कार्य में काम, अलग अलग घटकों को विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो जैसे हम माइक्रो साइकिल है ना, इसको हम इस तरह डिजाइन किए जा सकते हैं कि इन 7 दिनों के अंदर हम केवल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे। अगले 7 दिन है उनके अंदर हम एंड्योरेंस के ऊपर काम करेंगे। अगले 7 दिन हम स्पीड के ऊपर काम करेंगे। तो एक विशिष्ट के ऊपर यहाँ पर ध्यान जो है वो दिया जा सकता है। दूसरा, कितना लोड दिया जा रहा है खिलाड़ी के ऊपर, वो मैसो के अंदर ही पता लगेगा आपको कि कितना लोड जो है वो दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पर हम कितना एक दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर उसको रिकवर किया गया, कितने ट्रेनिंग सेशन रखे गए, वो हम यहाँ पर अमूमन देखते हैं। तो सबसे छोटा प्लान है, इसका समय आपने जरूर ध्यान रखना है। 3 से 10 दिन का समय यहाँ पर रहेगा। 3 से 10 दिन का समय यहाँ पर रहेगा भाई। और यहाँ पर ये तस्वीर आपने देखी थी, इस तस्वीर के अंदर इस तरह से आपको याद रखना है कि एक माइक्रो के अंदर कई मैसो होंगे, मैसो के अंदर कई माइक्रो होंगे और कई माइक्रो के अंदर कई ट्रेनिंग डेज रहेंगे। अब सबको एक चक्र के रूप में अब लिखें तो साइक्लिसिटी या फिर कितने कितने चक्र हमारे पास हो सकते हैं। चक्र के बारे में बात करें तो 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर चक्र रहेंगे। सबसे छोटा माइक्रो, दूसरा मेसो, तीसरा मैक्रो, तीसरा मैक्रो। अगर दिन की बात करें तो अगर इनका समय याद करें तो समय को याद करने के लिए एक ही ट्रिक है कि सबकी शुरुआत जो होगी कहां से होगी, 3 से होगी। 3 3 3, 3 से 10 दिन, 3 से 6 सप्ताह, 3 से 12 महीने। ये डेज होंगे, ये वीक्स होंगे, सप्ताह होंगे और ये मंथ होंगे। इसको वार्षिक चक्र भी कह देंगे। अब ये वार्षिक चक्र हो जाएगा, ये मासिक चक्र हो जाएगा और ये साप्ताहिक चक्र हो जाएगा। दूसरी बात, ये वीकली प्लान हो जाएगा, सॉरी। और दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसको क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिव प्लान कहा जाएगा। और इसको क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिव प्लान कहा जाएगा। चलिए भाई, इतनी बातें आपको प्रमुख रूप से यहां पर ध्यान रखनी है। बताइए भाई, कोई डाउट आपको, कोई कंफ्यूजन आपको है तो। बताइए भाई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको है तो यहां पर। एक एक चीज को भाई, थोड़े से मुश्किल चीजें हैं, इसमें कसूर आपका भी नहीं है। जो ग्राउंड में गया है, जो खेला है, जिसने अभ्यास किया है, जिसने लंबे समय तक ट्रेनिंग की है, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं खेला है, जो लंबे समय तक जिसने अभ्यास नहीं किया, अच्छे कोचेस के साथ काम नहीं किया, उसको ये चीज़ें समझने में थोड़ी देर लगेगी। थोड़ा उसको दिमाग ज़्यादा खपाना पड़ेगा, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ऐसी चीज़ समझाई जा रही है जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं है।
थोड़े ठंडे दिमाग से देखना, क्लास को एक बार और देख लेना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अधिकतम जितना मेरे से प्रयास हो सकता है उतना मैंने प्रयास किया है, ऑथेंटिक बुक से मैं कंटेंट लेके आया हूं और उसके बाद आपको समझाने का प्रयास किया है, आसान भाषा के अंदर समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको कक्षा जो है वो ठीक लगी होगी, कक्षा जो है उसके अंदर चीजें समझ में आई होंगी। एक बार ठंडे दिमाग से थोड़ी चीजों को सोचना है, थोड़ा विचार करना है, चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी भाई, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे आसान शब्दों के अंदर मुझे लगता है कि समझाया जाना थोड़ा संभव नहीं है। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सभी साथियों का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।